नमस्कार फ्रेंड्स। नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि पर यह वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों को लगेगा कि मैं डराने के लिए आया हूं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये डराने के लिए वीडियो नहीं है। एक कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा दिखा जो बनने जा रहा है, जिसके विषय में आप लोगों को बताना मैंने आवश्यक समझा। आप लोगों को सतर्क करना, सावधान करना आवश्यक समझा। दरअसल 27 मार्च को, यानी कि आज से 3 दिन के बाद, सैटर्न, आप देखिएगा तो अभी ऑलरेडी सतभिषा में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। केतु स्वाति में है, जो अगेन राहु का नक्षत्र है। मंगल भी आ जाएंगे आर्द्रा में, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। यानी कि राहु के तीनों नक्षत्र एक्टिवेटेड रहेंगे और तीनों में बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट्स, क्रूर प्लैनेट्स उपस्थित रहेंगे। और राहु खुद कहाँ है? अश्विनी केतु के नक्षत्र में है। यानी कि केतु, शनि और मंगल के नक्षत्र डिस्पोजिटर राहु होंगे और राहु के नक्षत्र डिस्पोजिटर केतु होंगे। और गौर से देखिए, राहु के राशि डिस्पोजिटर मंगल है। मंगल राहु के नक्षत्र में और राहु मंगल की राशि में। और मंगल जिनकी राशि में है वो नीच के रहेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद वो प्लैनेट, यानी कि मैं बुध की बात कर रहा हूं, वो भी राहु के साथ चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही अजीब तरीके का कॉम्बिनेशन है। और मैंने खंगालने की कोशिश की, इस तरीके का कॉम्बिनेशन मुझे पिछले 150 वर्षों में नहीं दिखा। पिछले बार शनि सतभिषा में कब आए थे? 1994 में। उस समय मैंने देखा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। उसके पहले शनि सतभिषा में आए थे 1934 में, 1964 में नहीं बना कॉम्बिनेशन, 1934 में नहीं बना कॉम्बिनेशन, 1904 में भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं था। 1874 में इस कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा झलक देखने को मिला था, थोड़ा सा, एग्जैक्ट नहीं था। मंगल आर्द्रा में थे, राहु अश्विनी में थे, केतु स्वाति में थे। ये मैं 1874 मई की बात कर रहा हूं। लेकिन शनि सतभिषा में नहीं थे। सतभिषा में एंटर करना बाकी था शनि को, वो अभी तक श्रवण नक्षत्र में ही थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन कितना अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है। ये हमेशा नहीं बनता है। आप आर्द्रा को समझिएगा तो और थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आर्द्रा में मंगल का प्रवेश करना कोई नई बात नहीं है। हर 2 वर्ष में मंगल आते हैं आर्द्रा में। लेकिन अभी युद्ध चल रहा है और मंगल युद्ध के कारक हैं। और आर्द्रा नक्षत्र एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है, बहुत ही तुरंत रिजल्ट्स देता है। और पिछले बार जब मंगल आर्द्रा में आए थे, याद है? 2021 अप्रैल। भारत तो कम से कम नहीं भूल सकता, सेकंड वेव कोरोना का एकदम चरम पर था। कोरोना कोरोना उस टाइम में लाखों लोग मरे थे शायद। पूरा विश्व तो परेशान था ही, भारत भी परेशान था। रोज दिन 2 लाख से ऊपर केसेस कोरोना के आ रहे थे। पूरा देश परेशान था। बहुत ज्यादा प्रेशर में इंडियन गवर्नमेंट भी थी उस टाइम में। लोगों को सूझ नहीं रहा था क्या करें क्या ना करें। और इस बार युद्ध का माहौल है। आर्द्रा को आप समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आर्द्रा फ्रेंड्स, उसका जो मेन स्टार है अल्फा ओरियोनिस, वो एक बहुत बड़ा स्टार है। इतना बड़ा स्टार है कि उस स्टार के अंदर ही अकेले हमारे पूरे सोलर सिस्टम 70% आ जाए। एक रेड जायंट है, लाल कलर का स्टार है। बाहर से ये बहुत ही कूल है, लेकिन अंदर से इसका टेम्परेचर हमारे सूर्य से 400 गुना अधिक है। ये स्टार का लुमिनेंस भी कमता रहता है और बढ़ता रहता है। इसका आकार और इसकी ब्राइटनेस, उसमें फर्क आते रहता है। यानी कि कंसिस्टेंसी की कमी है इस स्टार में।
और आर्द्रा नेटिव्स को भी देखिएगा तो ये दोनों क्वालिटीज आते हैं उसमें। इनफैक्ट मिथुन राशि में भी देखिएगा तो ये दोनों क्वालिटीज आते हैं, तुरंत ठंडा तुरंत गर्म, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और बाहर से ये सुपर कूल दिखते हैं, लेकिन अंदर से या अंदर ही अंदर गुस्सा इनके ऊपर, इनके अंदर उमड़ता रहता है। और क्या है आर्द्रा? तूफान को रिप्रेजेंट करता है, थंडर स्टॉर्म्स। आर्द्र का मतलब ही क्या होता है? भींगा हुआ। आर्द्र का यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिएगा तो ह्यूमिड, यानी कि ये रेन्स को, थंडर स्टॉर्म्स को दिखाता है, लाइटनिंग को दिखाता है। इसके देवता रुद्र को माना गया है, द एंग्री फॉर्म ऑफ शिवा। तो ये बहुत ही गुस्सैल नक्षत्र है, आंसू रुलाता है ये लोगों को। हालांकि ये थंडर स्टॉर्म बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, लेकिन ये रुलाता जरूर है। रेन्स के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है इसको। आप देखिएगा तो सूर्य जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, 17-18 जून के लगभग रेनी सीजन की शुरुआत होती है। तो रेन्स के साथ, थंडर स्टॉर्म्स के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है इसको। और युद्ध के कारक मंगल जब आर्द्रा में आएंगे तो दिक्कतें होंगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं, लॉजिक के साथ आपको समझ में आएगा। देखिए 3 अप्रैल तक मंगल आर्द्रा के पहले पद में रहेंगे, जो कि धनु नवांश में आता है। और नवांश में मार्स शनि के साथ रहेंगे इस समय में। ये युद्ध की परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। धनु राशि भी कहीं ना कहीं युद्ध की राशि है। और इस समय में गुरु भी यदि देखिएगा तो धीरे धीरे गंडांत में प्रवेश कर रहे होंगे। गुरु की भी स्थिति, जिनका ये नवमांश बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो युद्ध के लिए ये समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी गलत निर्णय हो सकता है, युद्ध की विभीषिका, युद्ध की त्रासदी और बढ़ सकती है। और इस समय में देखिएगा तो गुरु भी शनि के नवांश में रहेंगे, यानी कि शनि गुरु के नवांश में और गुरु शनि के नवांश में, नवांश में एक परिवर्तन है। 3 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे मकर नवांश में, जहां इनका संबंध केतु के साथ बनेगा, क्योंकि केतु भी अभी मकर में ही बने हुए हैं। ये बहुत ही डेंजरस पीरियड होगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकता है, वॉर के लिए ये समय बिल्कुल खराब है। और इस समय तक मंगल के डिस्पोजिटर मर्क्यूरी भी राहु के साथ आ चुके होंगे। गलत कम्युनिकेशंस के वजह से परेशानियां आ सकती हैं। हम सभी लोगों को व्यक्तिगत लेवल पर भी अपने कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे छोटे भाई बहनों को परेशानी आ सकती है, पड़ोसियों के साथ हमको दिक्कतें आ सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 9-10 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे कुंभ नवांश में, जहां सूर्य और शुक्र उपस्थित रहेंगे। ये स्कैंडल्स के बाहर आने का समय होगा। जासूसी की गतिविधियां बढ़ेंगी, स्कैम्स बढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों के एक्सपोजे बाहर आएंगे, बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे। फाइनेंशियल क्रंच इस समय में बढ़ सकता है। हम लोगों को अपना व्यक्तिगत फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस समय में आप लोगों को कोई फिर से बैंक वगैरह का समाचार सुनने को मिले, शेयर मार्केट्स में कुछ टर्बुलेंस और वॉलेटिलिटी दिखाई दे। 16 अप्रैल के बाद मंगल आ जाएंगे मीन नवांश में, जहां गुरु के साथ वो रहेंगे। लेकिन गुरु इस समय तक पूरे तरीके से गंडांत में प्रवेश कर चुके होंगे। यही वो समय होगा जब सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका होगा। और मंगल जब इसी नक्षत्र में रहेंगे, आर्द्रा में ही रहेंगे, तब सूर्य राहु के साथ होंगे और उनके ऊपर एक ग्रहण लगेगा। ये बहुत ही डेंजरस पीरियड होगा फ्रेंड्स। हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मंडेन लेवल पर भी कुछ बहुत बड़ी त्रासदियां इस समय में आ सकती हैं। अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, मैंने जैसा कहा, बड़ा फाइनेंशियल ट्रबल्स आ सकता है, टेररिस्ट की घटनाएं हो सकती हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशन से हम सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए।
जो भी लोग पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, देश की सेनाओं को, सेनाध्यक्षों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण साउथ ईस्ट एशिया में लगने जा रहा है, इंडियन ओशन में लगने जा रहा है, भारत भी प्रभावित होगा। चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र पूरे तरीके से प्रभावित होगा। गुरु गंडांत में रहेंगे और तीन तीन क्रूर प्लैनेट्स वायु प्रधान राशि में रहेंगे। आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी, साइक्लोन्स आ सकते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। शनि सतभिषा में है, मैंने पहले ही कहा था सतभिषा नक्षत्र पिछले साल से ही एक्टिवेटेड है। न्यूक्लियर एलिमेंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। आप लोगों ने वो वीडियो यदि नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए। ये सारी घटनाएं होंगी। व्यक्तिगत लेवल पर हमको अपना अग्रेशन को चेक में रखना पड़ेगा। गुस्सा ना तो अपने ऊपर करना है, ना दूसरे के ऊपर करना है। ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और खास करके जो हमारे बड़े लोग हैं, जो समाज को चलाते हैं, जो विश्व की राजनीति में धमक रखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग, इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत लेवल पर? आर्द्रा रुद्र का नक्षत्र है, भगवान शिव की पूजा। शनि और केतु का संबंध बनेगा फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को ये चीज बताना भूल गया। 16 अप्रैल को मंगल जब आएंगे मीन नवांश में तो वहां गुरु के साथ होंगे, लेकिन उसी टाइम में शनि और केतु साथ में आ जाएंगे। नवमांश की बात कर रहा हूं, मकर नवमांश में अर्थक्वेक्स की संभावना बन सकती है। शनि और केतु साथ में रहेंगे, इसीलिए मैं रेमेडीज की बात कर रहा था। माँ काली और देवी की उपासना, शनि, केतु, मंगल, राहु, हनुमान जी और कार्तिकेय जी की पूजा, शनि और केतु, भगवान गणेश की पूजा। ये सब चीज आप लोग यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। इसके बाद भी दिक्कतें हैं, राहु और जुपिटर जब साथ में आएंगे, लेकिन वो एक अलग विषय है। उस पर हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज का ये वीडियो मेनली मंगल, राहु, शनि और केतु के आपसी संबंध किस तरीके के बनेंगे उस पर था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।